दीदी के साथ बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक जारी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक में भारत के आगामी G20 सम्मेलन में राज्यों की भूमिका, तेल और दालों में आत्मनिर्भरता जैसे तमाम अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात बढ़कर हुआ 7,408 मिलियन अमेरिकी डॉलर। फल, सब्जियां, अनाज और पशुधन में की गई वृद्धि दर्ज। बासमती चावल के निर्यात में 25.54% की वृद्धि। दालों सहित प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों का निर्यात बढ़कर हुआ 490 मिलियन अमेरिकी डॉलर। राजस्थान जयपुर में केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से मिला गो सेवा समिति के प्रतिनिधिमंडल। गोवंश में फैल रही लंपी स्किन बीमारी से निपटने के लिए तत्काल मदद करने की मांग की। रूपाला ने प्रतिनिधिमंडल को दिया आश्वासन, वैक्सीन, दवाइयां, सेंटर खोलने के लिए राज्य सरकार से की जाएगी बात। देश मना रहा है 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और हथकरघा उद्योग को गति देने के मकसद से 2015 से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की हुई थी शुरुआत। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक चल रही है। ये बैठक केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच साझेदारी और सहयोग के एक नए युग की दिशा में तालमेल का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस बैठक के एजेंडे में फसलों के विविधीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली और उच्च शिक्षा का कार्यान्वयन और शहरी प्रशासन जैसे विषय शामिल हैं। जुलाई 2019 के बाद से शासी परिषद की ये पहली प्रत्यक्ष बैठक है। इस बैठक में संघीय प्रणाली की दृष्टि से भारत की अध्यक्षता के महत्व और G20 के मंच पर अपनी प्रगति को उजागर करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा। भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 31% बढ़कर 7,408 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। फल, सब्जियां, अनाज, पशुधन और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में इस वित्तीय वर्ष में वृद्धि दर्ज की गई है। दालों सहित प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों का निर्यात भी मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 59.71% बढ़कर 490 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी किए एक बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बासमती चावल का निर्यात 25.54% बढ़कर 1.15 अरब डॉलर का रहा, जबकि गैर बासमती चावल का निर्यात भी 5% बढ़कर 1.56 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इस दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात 31% बढ़कर 7.4 अरब डॉलर का हो गया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से राजस्थान जयपुर में सांसद रामचरण बोहरा
और राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रदेश में गौवंश में फैल रही लंपी स्किन बीमारी एवं गौवंश के संरक्षण के लिए केंद्र से सहयोग करने की मांग की गई। राजस्थान सरकार द्वारा संक्रमण रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और राज्य के मारवाड़ क्षेत्र में भयावह स्थिति बनी हुई है। रूपाला ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि राज्य सरकार द्वारा गौवंश में फैल रही लंपी स्किन बीमारी से संबंधित मांग किए जाने पर वैक्सीन, दवाइयां, सेंटर खोलने और अन्य संसाधनों की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार से बात की जाएगी। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान सरकार के मंत्री लालचंद कटारिया से आग्रह किया कि लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए प्रदेश के संक्रमित क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर सरकार या निजी स्तर पर खोलने, वैक्सीनेशन एवं उचित पशु चिकित्सा व्यवस्था के लिए संसाधन तथा डॉक्टर व वेटनरी स्टाफ उपलब्ध हो। और उत्तर प्रदेश के उद्यान और कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बनारस में किसानों की आमदनी दुगना करने, नकदी फसल की तरफ ध्यान देने और सेंटर फॉर एक्सीलेंस, पैक हाउस, इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के लिए जमीन चिन्हित करने के लिए अफसरों को निर्देश दिया है। हरियाणा के शहद उत्पादक किसान के रूप में यमुनानगर निवासी प्रगतिशील किसान सुभाष कंबोज आज परिचय के मुहताज नहीं रहे हैं। अपनी मेहनत और लगन के दम पर 6 बॉक्स से मधुमक्खी की 2000 कॉलोनियां संचालित कर रहे हैं सुभाष कंबोज। उनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी लिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मेहनत और लगन से किए गए काम में हमेशा सफलता मिलती है। हरियाणा के यमुनानगर निवासी प्रगतिशील किसान सुभाष कंबोज इसी का उदाहरण है, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया और 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू कर आज वो तकरीबन 2000 बॉक्स में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उनका शहद कई राज्यों में सप्लाई होता है। सुभाष कंबोज का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में भी कर चुके हैं। हरियाणा में यमुनानगर में एक मधुमक्खी पालक साथी रहते हैं, सुभाष कंबोज जी। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। आज वो करीब 2000 बॉक्सेस में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उनका शहद कई राज्यों में सप्लाई होता है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा सुभाष कंबोज का नाम लिए जाने से सुभाष कंबोज खासा उत्साहित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मन की बात में मेरे काम का और मेरे सक्सेस स्टोरी का जिक्र किया। मैं बहुत आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का। इससे अन्य लोगों को भी जरूर प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि जो लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे और देख रहे हैं, उनको बहुत इससे प्राउड भी फील हो रहा है और वो प्रेरणा का स्रोत भी हो। सुभाष कंबोज का मानना है कि मधुमक्खी पालन से एक और जहां उनको अच्छी खासी आमदनी हो रही है, वहीं अन्य लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। जो भी नए युवा हैं, किसान हैं, जो भी इस मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में आना चाहता है, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो ये काम छोटे से लेवल से करें और जरूर आप सक्सेस होंगे। मेहनत करेंगे और जुनून से करें तो वो जरूर आप इसमें सक्सेस होंगे और आपको भी जैसे मुझे सक्सेस मिली है, आपको भी जरूर मिलेगी। निश्चित तौर पर सुभाष कंबोज आज न केवल देश के किसानों के लिए रोल मॉडल है, बल्कि स्वरोजगार कर आगे बढ़ने वाले किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के यमुनानगर निवासी किसान सुभाष कंबोज जैसे अन्य किसानों का जिक्र कर न केवल किसानों का मान बढ़ाया है, बल्कि कृषि क्षेत्र में मिश्रित खेती करके शहद उत्पादन से किसान अपनी आमदनी दुगनी कैसे करे, इसके लिए अन्य किसानों को प्रेरित करने का महत्वपूर्ण काम भी किया है। मेरे साथ कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आज 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। ये भारत के हथकरघा क्षेत्र की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। भारतीय हथकरघा उद्योग भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े कुटीर उद्योगों में से एक है। ये क्षेत्र देश के ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण हिस्सों में आबादी के बड़े हिस्से को आजीविका प्रदान करता है। ये महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण भी है, जिसमें सभी बुनकरों और संबंधित श्रमिकों में से 70% से अधिक महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 से
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की। हथकरघा दिवस के कारण देश विदेश में हैंडलूम की मांग बढ़ी है। सरकार का लक्ष्य हैंडलूम के उत्पादन को 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ तक करने का है। आज 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और हथकरघा उद्योग को गति देने के मकसद से 2015 से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। काशी के हथकरघा द्वारा वस्त्र निर्माण का इतिहास वर्षों पुराना है। इस पर बनी बनारसी साड़ियां देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। असली बनारसी साड़ी हथकरघा से ही बनी होती है। इसको GI मार्क भी प्राप्त है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता निखिल सिंह की ये खास रिपोर्ट। बनारसी साड़ियों के सुंदर कलेक्शन को जरा नजर भर कर देखिए। कौन ऐसा होगा जो इनका कायल नहीं होगा। अलग अलग रंग, डिजाइन, जरी, बेल बूटों और सुनहरे काम से सजी इन साड़ियों के ताने बाने में बनारस के बुनकरों का हुनर बसता है। लोकल से ग्लोबल हो चली ये साड़ियां न सिर्फ स्थानीय रोजगार का बड़ा साधन है, बल्कि इसके उत्पादन से जुड़े लोगों में ये गर्व का भाव भी भरती है। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बनारस की साड़ियों में क्या कुछ खास है, किस तरह से ये इनमें बुनाई है, क्या इसका सिल्क है, क्या खास है बनारस की साड़ियों में, ऐसा क्या है, ऐसा क्या आकर्षण है जिसकी वजह से लोग खींचे चले आते हैं इसमें। बनारस की साड़ियों में सर सबसे अच्छी बात है कि यहाँ की बुनाई जो होती है वो ऐतिहासिक है, पुरानी है, और यहाँ के साड़ियों में जो ताने बाने का इस्तेमाल होता है, धागों का इस्तेमाल होता है, कारीगरों की मेहनत होती है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और बनारसी साड़ियाँ बहुत लंबे समय तक चलती हैं। जब से हमारे मोदी जी की वजह से लोकल से वोकल पे आया है तो इसका क्रेज़ और बढ़ गया है, इसकी तरफ लोग और आकर्षित हो रहे हैं। तो ये रही बनारस की कुछ साड़ियों की बात, और कितनी रंग बिरंगी, कितनी खास है ये साड़ियाँ, निश्चित तौर पर मन मोह लेने वाली हैं। और कैसे बनती हैं ये साड़ियाँ, ये जानने के लिए चलेंगे बनारस के किसी ब्लॉक लेवल क्लस्टर पर और जानेंगे कि कारीगर कैसे ताने बाने के जरिए इन साड़ियों को तैयार करते हैं। तो आइए चलते हैं किसी ब्लॉक लेवल क्लस्टर पे। हथकरघे पर एक ही गति, लय और पूरी दक्षता से चलते इन हाथों को देखिए। ये बनारसी साड़ी का ताना बाना बुना जा रहा है। हथकरघे पर अपना जीवन खपा देने वाले बुनकर सरकार की सहायता से उत्साहित तो हैं ही, लेकिन वे चाहते हैं कि बनारस की इस धरोहर को सजोने के लिए नई पीढ़ी आगे आए। अगर 18 साल के बाद गरीबों का बच्चा है तो झुआ फरसा के लिए भेज देते हैं, वो झुआ फरसा करते हैं, इसमें नहीं लिखते हैं। अब देखिए बच्चा जो है 18 साल के ऊपर का है, अब इसको सिखाने में हमें समय लग रहा है। ये इसको सीखने में कम से कम 2-3 साल लग जाएगा। खास बात है कि ये साड़ियाँ बड़े अनोखे अंदाज में नई तकनीक के साथ तालमेल भी कर रही हैं। मसलन इन साड़ियों पर अनोखा QR कोड बुना जा रहा है, जिससे साड़ी की विशिष्टता का पता चलता है। QR कोड के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि ये साड़ी कहाँ की बनी हुई है, कौन बनाया है, कौन बुनकर बनाया है, और इसमें कौन कौन से मटेरियल्स लगे हुए हैं। कभी कबीर ने लिखा था, झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। आज उनके वंशज भी कबीर के उसी मार्ग पर चल रहे हैं, जहां करघा उनके लिए जीवन है, सृजन है, कर्म है। शायद करघा ही उनका सर्वस्व है और बनारसी साड़ियां उसका सुफल। तो ये रही बनारस की साड़ियों की बात। आपने देखा कि कितने मेहनत, कितनी मशक्कत, कितनी परिश्रम और सबसे खास बात है कितनी कुशलता के साथ में बनारस के ये कारीगर, ये बुनकर इन साड़ियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। निखिल सिंह, DD न्यूज, वाराणसी। हरियाणा में बरसात की वजह से खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी कराई जाएगी। ये बात प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने कही है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने फसल बीमा करा रखा है उन्हें कंपनी की ओर से मुआवजा मिलेगा, जबकि बाकी किसानों को उपायुक्तों की रिपोर्ट के आधार पर खराब फसल का मुआवजा दिया जाएगा। फसलों को जो ये नीति है हमारी कि जो फसल बीमा जिन्होंने कर रखा है उनको तो बीमा से राशि मिलेगी, और जो बीमा नहीं कर रखा है तो वो DC रिपोर्ट भेजता है, स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर होते हैं, उनको सरकार से पैसा मिलता है। एक प्रक्रिया है कि जहाँ जहाँ खराब होती है, किसान की जहाँ सूचना आती है DC के माध्यम से सरकार तक पहुँचती है, FCR फिर उसकी स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करते हैं, और ये हर बार हम करते रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ये बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा के एक शहद उत्पादक किसान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हरियाणा अग्रणी प्रदेश है। हरियाणा सरकार लगातार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें प्रेरित करने के लिए लगी हुई है। साथ ही किसानों को बहुत सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। उन्होंने किसानों से परंपरागत खेती छोड़कर शहद का उत्पादन, मछली पालन और मशरूम आदि का उत्पादन करने की भी अपील की। हमारे प्रधानमंत्री अपने मन की बात के अंदर किसानों के मुद्दे उठाते हैं। इस बार भी उन्होंने हरियाणा के किसान की जो शहद का उत्पादन करता है उसकी चर्चा की। और हरियाणा जो है कृषि के क्षेत्र में एक अग्रणी प्रदेश है और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो परंपरागत खेती को छोड़ के दूसरे एक्टिविटीज़ हैं इसलिए उसमें किसानों को प्रेरित करने के लिए हम लगे हुए हैं, जिसमें हम ये शहद का उत्पादन है, मशरूम की खेती है, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन है, मछली पालन है, दूध का उत्पादन है और प्रोसेसिंग करें और इसी से किसान की आमदनी बढ़ेगी। हमारा पूरा ध्यान इस बात की तरफ है कि किसान इनकी तरफ आए। और आज भी हमारा जो कार्यक्रम है यहाँ पर किसान जो प्रोग्रेसिव हैं, जो बागवानी के किसान हैं, कृषि से संबंधित उन किसानों का कार्यक्रम है रोहतक के अंदर। और हम किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं जिससे कि वो अपनी नई टेक्नोलॉजी से नई चीज़ों के तरफ आकर्षित हों और अपनी आमदनी बढ़ाएं। और आइए अब देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव। चालू खरीफ सीजन के दौरान मूंगफली का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ मूंगफली की बुआई 37,41,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली की खेती 41,32,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल मूंगफली का रकबा बीते साल के मुकाबले 3,092 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। बात निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 2 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,000 टन से ज्यादा घटा है। साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान मूंगफली का निर्यात 84,113 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 87,368 टन रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक लगातार बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में 5 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 5,570 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 5,590 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही फर्रुखाबाद मंडी में मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 5 अगस्त को यहाँ मूंगफली का भाव था 6,000 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 25 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,025 रुपए। जबकि गुजरात की ही दीसा मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली। यहाँ 5 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 5,500 रुपए। 6 अगस्त को इसके सौदे 500 रुपए लुढ़क कर 5,000 रुपए पर हुए। हालांकि धोराजी मंडी में 5 अगस्त को मूंगफली का भाव था 5,755 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,855 रुपए। वहीं राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 अगस्त को मूंगफली 7,000 रुपए पर बिकी। बता दें कि इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में 1,57,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 1,87,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। चालू खरीफ सीजन के दौरान ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार
29 जुलाई तक खरीफ ज्वार की बुआई 10,58,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 10,31,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022 में खरीफ ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले 27,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। वहीं बात ज्वार के हाजिर भाव की करें तो एक्वाक नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 5 अगस्त को सफेद ज्वार का भाव रहा 3,250 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 125 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,125 रुपए पर आ गया। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहां 5 और 6 अगस्त को ज्वार 2,200 रुपए पर बिकी, जबकि जसदन मंडी में इस दौरान सफेद ज्वार के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 5 अगस्त को सफेद ज्वार का भाव था 3,250 रुपए। 6 अगस्त को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 3,350 रुपए पर हुए। सिद्धपुर मंडी में 5 अगस्त को ज्वार का भाव रहा 4,000 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 48 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,952 रुपए पर आ गया। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 45,10,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन रही थी। वहीं मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 7 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 13 लाख 20,000 टन रही थी। मंडी खबर के बाद आइए अब देखते हैं इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। मध्य प्रदेश में बैंगन की रुपाई करें, किसान टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही लाल मिर्च की रुपाई के लिए समय उपयुक्त है। यहीं फूल गोभी की रुपाई करते रहें। मध्य प्रदेश में धान की रुपाई कर लें। इसके अलावा मूंग के खेत से खरपतवार निकालें, साथ ही उड़द के खेत से घास फूस निकाल लें। इसी तरह सोयाबीन के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। मध्य प्रदेश में अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। किसान आंवले के बागों में भी जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। वहीं कद्दू की बुआई करें, अभी खीरे की बुआई कर लें। यहाँ करेले की बुआई कर सकते हैं। किसान लौकी भी बोए। छत्तीसगढ़ में धान की बुआई करें। धान के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं अरहर के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। किसान उड़द की बुआई करें। उड़द के खेत में पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर लें। इसके अलावा मूंग की बुआई करते रहें। मूंग के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इस समय मक्की की बुआई का समय उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में केले की रुपाई कर सकते हैं। किसान कद्दू की बुआई कर लें। यहाँ लौकी की भी बुआई करें। साथ ही लाल मिर्च की बुआई करते रहें। इसी तरह भिंडी की बुआई कर लें। छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती कर सकते हैं। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है।
झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दें। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबर। खास खबर में जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए। विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को दी मात। जगदीप धनखड़ को 528 मत मिले, जबकि मार्गरेट अल्वा के खाते में आए 182 वोट। धनखड़ 11 अगस्त को लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने दी उन्हें बधाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सफलतापूर्वक SSLV D1 EOS 02 को किया लॉन्च। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से SSLV D1 EOS 02 को लॉन्च किया गया। लॉन्च हुए SSLV D1 में EOS-02 और आज़ादी सेट सैटेलाइट्स हैं। EOS 02 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो 10 महीने के लिए अंतरिक्ष में काम करेगा। देश भर के डाकघर स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी अवकाश दिनों में रहेंगे खुले। सभी डाकघर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज का वितरण और करेंगे बिक्री। संचार मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि 7, 9 और 14 अगस्त को सभी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 206.18 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान के तहत पिछले 24 घंटों में 24 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर लखनऊ में सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें BSF और सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने बैंड परफॉर्मेंस के माध्यम से सबके दिलों को जीता। थल सेना सेवा कामान ASC आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगामी 15 अगस्त को लेह में माउंट स्टोक पर्वत पर ध्वज आरोहण करेगी। इस कमान ने बीते साल अपनी स्थापना के 262 वर्ष पूरे किए हैं। तमिलनाडु की त्रिची में मोकम्बू डैम को कोलिडम नदी के पार अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए खोला गया है। तमिलनाडु में हाल के दिनों में भारी बारिश के कारण इस डैम को खोलना पड़ा। बिहार की राजधानी पटना में बड़ा हादसा। पटना के पास मनेर थाना क्षेत्र के रामपुर दियारा घाट में नाव में आग लगने से 5 मजदूरों की मौत। नाव पर पेट्रोलियम पदार्थ में आग लगने से हुई दुखद घटना। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में रविंद्र शतवार्षिकी भवन में 2 दिवसीय माइम थिएटर फेस्टिवल मुख्य अभिनय उत्सव का समापन हुआ। कलाकारों ने अपने सुंदर अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।